नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात बनारस की। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले की जिला जज की अदालत में सुनवाई करीब 2 घंटे चली और अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई में सबसे पहले 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर के रोज दर्शन पूजन की जो मांग याचिका में की है, वो याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं, इस पर मस्जिद पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें रखी। जब ये याचिका दायर की गई तब मस्जिद पक्ष के लोगों ने कहा था कि पूजा स्थल एक्ट 1991 के तहत ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसे नहीं सुना जा सकता। लेकिन ये मुकदमा चला और इसमें सर्वे हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को निर्देश दिया है कि वो इस मुकदमे को सुने और सबसे पहले मस्जिद पक्ष के इस आवेदन पर सुनवाई करे। तो आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है। इस पक्ष की जो दलीलें वो पूरी नहीं हुई हैं, सोमवार को होंगी। इस मामले में एक और महिला है जो जुड़ी हुई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से एक याचिका दी गई है, जिस वो 3 बिंदुओं पर है कि ज्ञानव्यापी में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोका जाए, ज्ञानव्यापी पक्ष परिसर हिंदू पक्ष को सौंपा जाए और ज्ञानव्यापी परिसर में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ शुरू हो। तो ये किरण सिंह हमारे साथ इस समय देश की बात में जुड़ी हुई हैं। किरण जी, धन्यवाद समय देने के लिए। पहला सवाल मेरा आप ही से है, यही है कि क्या आपने जो ये याचिका दी है बहुत देरी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही कुछ महिलाएं याचिका दे चुकी हैं। वो अलग सब्जेक्ट है उनका, गौरी माता को लेकर के, और मेरा अलग है क्योंकि जो विराजमान शिव शंभू जी हैं उनको प्रकट हुए हैं, उनके तरफ से जो है मैं मित्रवादी हूं, इसलिए उनका पूजा पाठ करने हेतु मैंने ये याचिका दायर की है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक क्यों चाह रही हैं आप? इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे जो है शंभू जी हैं जो प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा पाठ जहां भगवान विश्वेश्वर खुद प्रकट हुए हैं वहां मुस्लिम का जाना वर्जित होना चाहिए। अचानक कैसे ख्याल आ गया कि परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए? इससे पहले तो कभी ये मांग नहीं उठी थी। तो यही हम उनसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपने आप में आपको बता दें, इनके तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, मंगलवार को दाखिल की गई थी और लगातार वहां पर सुनवाई और पैरवी हो रही है, बात सुनी जा रही है। इनकी भी याचिका दाखिल हो गई है। कोर्ट ने इनकी याचिका की जो अर्जी है इन्होंने दी है वो ले ली है और हम इनसे बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनकी ये बात जो उन्होंने इसका जवाब दिया है वो आपको सुना सकें। तो आइए सुन लेते हैं क्या कहा इन्होंने। नहीं, ये मांग नहीं उठी थी क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, कमीशन के द्वारा हमें वहां शिव शंभू जी प्रकट हुए हैं। इसके बाद हमने मित्रवादी तौर पे ये याचिका दायर की है। अच्छा, किरण, ये भी कहा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में जो पूजा पिछले साल से ही सुनने में ज्यादा आ रही है, ऐसा है? नहीं, आप गलत सुनी है। ये पिछले साल से नहीं है, ये हर साल चैत्र के चतुर्थी में जो है ये पूजा होती रही है, साल में एक बार। उसको हम प्रतिदिन करने के लिए ये याचिका राखी सिंह जो मेरी भतीजी है उसके द्वारा डाली गई है। को भी मामला देख रहा है, इस मामले में निर्देश दिए गए हैं, क्या आपको थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि जब भगवान विश्वेश्वर खुद प्रकट हुए हैं, उनकी जो है कोई भी अगर प्रकट होते हैं तो उनका, हम हिंदू धर्म का, सनातनियों का ये धर्म है कि 350 साल से तो वो पहले, बाद में 350 साल बाद तो वो प्रकट हुए हैं। तो हम लोग का ये धर्म है कि उनका नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने की हमें अनुमति दी जाए। बहुत दिन इंतजार कर लिए। आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक किरण सिंह है, इनकी अपनी याचिका है जो कोर्ट में, इस पे भी गौर होगा। इनकी याचिका भी मंगलवार को दाखिल हुई है। बहरहाल आज मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने बताया है कि उन्होंने लगभग
2 घंटे तक 5 महिलाओं द्वारा दाखिल याचिका पर बहस करते हुए कहा है कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हमारे सहयोगी अजय सिंह ने उनसे बात की है, आइए आपको बातचीत सुनवाते हैं। सर, आज बहुत लंबी 2 घंटे की लंबी बहस हुई, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या आर्गुमेंट रखा? वो सूट की मेंटेनेबिलिटी पर जो ये बहुत ही बृहद और बहुत ही गंभीर कानूनी पहलू है, जिस पर 2 घंटा करीब मेरी बहस हुई है। उस पर कई विधिक प्राविधानों को और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाओं को मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर यह उनको बताने का प्रयास किया अपने बहस के माध्यम से कि यह मुकदमा राखी सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने जिस रूप में दाखिल किया है, जो उनका दावा है, जो उनका प्लेन जिसको आप कर सकते हैं, अगर सिर्फ उसी को ही पढ़ा जाए तो उस दावे के आधार पर ही उन चीज़ों को उन्हें जो अनुतोष मांगा है, जिस चीज़ की उन्होंने प्रार्थना किया है, जो न्यायालय से वो प्रार्थना की कि हमको ये करने का अधिकार दिया जाए, वह उनको मिल ही नहीं सकता। सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए आम आदमी की बोलचाल में कि सिर्फ उनका दावा पढ़ने से ही उनके दावे में जो तथ्य वर्णित हैं वो तथ्य न तो किसी सबूत पर स्थापित हैं और उनके जो तथ्य हैं वो तथ्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। एक ही तथ्य के बारे में कई विरोधाभासी बातें उन्होंने अपने दावे में कहा है और यह दावा उनका पूरी कई कानूनी विधिक प्राविधानों से भी बाहर है। तो ये तमाम बातें, चूंकि अभी बहस पूरी हमारी नहीं हुई है, 2 घंटा हमारी बहस अभी हुई है, तब तक 4 बज गया और कोर्ट का समय खत्म हो गया। लिहाजा इसमें 30 मई की डेट इसमें फिर रखी गई है। 30 तारीख को फिर 2 बजे इसकी बकिया सुनवाई होगी। अभी हमारी बहस जारी है। तो इसमें कुछ खास बिंदु है जिस पर कि कुछ आपने प्रकाश डाला होगा जो बहुत सारे खास बिंदु, सब खास बिंदु ही तो हैं और ये जितने खास बिंदु हैं ये सब कानून पर स्थापित है, ये तथ्य पर नहीं है। कानूनी पहलू पर ही मैंने उनके दावे को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो साफ है कि जिस तरीके से बता रहे हैं तो अभी जो है ये सुनवाई थोड़ी और लंबी चलेगी और सोमवार को भी इस पर सुनवाई होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और आइए देश की बात में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आतंकियों ने बडगाम जिले के चदूरा इलाके में कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में उनका 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक 8 बजे के करीब आतंकियों ने अमरीन भट्ट के घर पर फायरिंग की। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर ये दूसरा टारगेट अटैक है। मंगलवार को श्रीनगर में आतंकियों ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी, जहां पे उनके 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नज़ीर मसूदी के पास। नज़ीर, बहुत दुखद है जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, बहुत परेशानी में होंगे वहां पे लोग। क्या जानकारी वहां पे मिल रही है? देखिए, बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है। एक आर्टिस्ट थी, संगीत में दिलचस्पी थी, ये इस तरह था कि ह्यूमर था, कुछ समाजी इशू उभारते थे, कई मुद्दों पे बात कर रहे थे, एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, अपने बाप का ख्याल रखती थी, बूढ़े बाप का, उसके दवाइयों का। कल रात इस खूबसूरत जिंदगी को छीन लिया गया। क्या वजह है किसी को मालूम नहीं। क्या यही थी कि वो टेलीविजन आर्टिस्ट थी या सोशल मीडिया पे अपना डांस चलाते थी, म्यूजिक चलाती, क्या ये वजह है? और परिवार के मेरे उनके बाप खजर मोहम्मद भट्ट से बात की, उसने कहा कि अगर हमें उसकी बेटी को ये कोई बताता कि ये छोड़ दो तो वो भी छोड़ देते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बताया। कल 2 हमलावर आ गए उनके घर में, उनको लगा शायद आर्टिस्ट आए हैं, तो उन आर्टिस्ट ने बताया उसको किया आप हमारे साथ कुछ वीडियो शूट कीजिए कुछ दिनों के लिए, तो उसने नहीं माना। तो उसके बाद उन्होंने पिस्टल निकाला, गोली चलाई। और ये बेगुनाहों के कत्ल का निरुकने वाला सिलसिला है, चाहे कोई भी किसी तरह भी हो, बेगुनाह लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो, राहुल भट्ट हो या अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद हो या सैफुल्लाह हो, हार्दिक, या पुलवामा और शोपियां में 2 निहत्थे लोग फोर्सेस की फायरिंग के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, जो 10 तारीख और 13 तारीख को मारे गए। शोएब मारा गया और शाहिद गनी मारे गए, वो BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो कुल मिला के कहीं नहीं कहा, एक तरफ तो जो मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ा अभियान जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बेगुनाह लोगों का भी कत्ल चलता है मिलिटेंटों के हाथों और ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल नज़ीर, जानकारी दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई में दुखद स्थिति है
जिस तरह से आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। एक और खबर है हमारे पास, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की जिन प्रावधानों में हुई है सजा, उनमें अधिकतम सजा मौत की सजा थी, लेकिन यासीन ने दाव पेच के चलते अपनी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी, उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने ट्रायल से पहले ही आतंकियों की मदद करने से लेकर टेरर फंडिंग तक सभी अपराध कबूल लिए। इतना ही नहीं, उसने अदालत को बताया कि 1994 से हिंसा का रास्ता छोड़ चुका है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है। देश के पीएम उससे मिलते रहे हैं। हर मंच पर भारत सरकार ने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। वहीं अदालत में आई जेल रिपोर्ट में बताया गया कि जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है, वो सुधार की ओर जा रहा है। खुद अपराध कबूल ने 1994 के बाद किसी भी केस में शामिल न होने और जेल में आचरण पर अदालत ने इसे सजाए मौत देने का मामला नहीं माना। कुछ एक ऐसे मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट मैक्सिमम सजा न दे करके किसी अभियुक्त को उसकी सजा कम कर देती है। हालांकि अदालत ने आदेश में जो टिप्पणी की है वो मामले को कहीं ज्यादा संगीन बनाती है। अदालत ने कहा है कि जिन अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराया गया है वो बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इन अपराधों का उद्देश्य भारत के दिल में प्रहार करना था, जम्मू कश्मीर को भारत से जबरदस्ती अलग करना था। यह अपराध अधिक गंभीर है क्योंकि यह बाहरी शक्तियों और आतंकवादियों की सहायता से किया गया। अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि ये कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के पर्दे के पीछे से किया गया था। फिलहाल यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काटेगा, लेकिन उसके पास फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प मौजूद है। एनआईए भी इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है। यासीन मलिक ने कोर्ट में सजा कम कराने के लिए अपनी माली हालत का हवाला भी दिया है। हलफनामे में बताया है कि उसकी आय सालाना 50,000 रुपये है। इसके अलावा उसके पास कुछ जमीन थी, जिसमें से कुछ जमीन बेचकर उसने अपने बहन के बेटे को दुकान दिला दी और उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बात उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। कई दिनों से चल रही सियासी अटकलों के बाद ये 3 चेहरों पर मुहर लगी। इनमें देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और पार्टी के मुस्लिम फेस जावेद अली शामिल हैं। क्या इसके पीछे की सियासत है, जानिए इस रिपोर्ट में। कपिल सिब्बल के साथ ही डिंपल यादव का भी नामांकन होना था। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दोनों के दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम लिस्ट से हट गया और अखिलेश यादव ने परिवार के ऊपर गठबंधन को चुना। सुबह समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि श्री जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। दरअसल बुधवार को ही तैयारी थी कि कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और डिंपल यादव साथ में नामांकन भरें, लेकिन यह खबर बाहर आते ही जयंत चौधरी का खेमा नाराज हो गया। अखिलेश यादव ने डिंपल का नामांकन रोक दिया। देर रात जयंत चौधरी के करीबी नेताओं से बातचीत के बाद अखिलेश यादव गुरुवार सुबह लोकदल के विधायकों से मिले और जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर दिया गया। जयंत राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर सपा के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। साफ तौर पर अखिलेश अगर जयंत को राज्यसभा नहीं भेजते तो सपा और लोकदल का गठबंधन खतरे में पड़ जाता। जयंत ने भी ट्वीट कर किसानों के लिए लड़ने की बात की। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर बड़ा सियासी दांव चला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश अब साथ में चुनाव लड़ेंगे, वरना सबको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेने के लिए डोरे डाल रही थी और अब
आजम खान के भी उसूल थोड़े ढीले पड़ेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या होगा पर ये भविष्य के गर्त में है, पर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी बिसात ठीक से बिछा दी है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। रामेश्वरम में मछुआरों के पंबन रेलवे पुल पर सस्पेंशन ब्रिज खुलने पर पुल को पार करने वाली स्थानीय नौकाओं से शुल्क न लेने की मांग की है। रामेश्वरम और पंबन में मछली पकड़ने वाली करीब 1200 से अधिक नौकाएं हैं। मछुआरों का कहना है कि बड़े जहाजों के ऊपर पुल पार करने को लेकर पोर्ट ऑफिस से शुल्क लगाया जाता है। वही शुल्क स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर भी लगाया जा रहा है। इससे मछुआरों को परेशानियां हो रही हैं। इसी मांग को लेकर मछुआरे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से शुल्क हटाने की मांग कर रहे हैं। देश की बात में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बस्तर में तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे। इन्होंने जगदलपुर में फुटबॉल ग्राउंड इंदिरा प्रियदर्शी स्टेडियम के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री बघेल अपने अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने उद्घाटन के बाद स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला। मुख्यमंत्री ने बस्तर के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश को खेल में आगे लेकर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।